बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 का ये 2 सवाल बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस चैप्टर को पूरा कवर नहीं भी करते हैं तो ये 2 सवाल लाजमन कवर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा चैप्टर जो है ये एज सच लेंदी चैप्टर या लॉन्ग टॉपिक वाला चैप्टर नहीं है। इसमें हमें जस्ट बेसिक चीजें बताई गई हैं और बहुत ज्यादा इसकी डिटेलिंग जो है वो नहीं दी गई है। सही है। अब वो बेसिक चीजें क्या हम पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर जो है ना भरपूर तरीके से लिख कर आए। तो मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी बताऊंगी और उसका आंसर भी समझाऊंगी। सही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिवाइज करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्विंग विच मीन्स कि हम किसी ना किसी चीज को सॉल्व करेंगे। सही है, यानी कि किसी मसले का हल निकालेंगे। सही। अब जैसे कि आगे लिखा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल जो हमें बायोलॉजी में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि डिजीज, ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शंस। तो इन तमाम डिजीज और इन तमाम इन्फेक्शंस, इन तमाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल किस तरह निकाला जाएगा, क्या मेथड्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सही। अब देखें, जिस तरीके से सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि बायोलॉजी के मसाइल का, डिजीज, इन्फेक्शन, इन सब का हल निकाला जाता है, बायोलॉजिस्ट निकालते हैं, इसी तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के मसले को हल किया है हमने अपने इस तरीके से क्वेश्चंस की सीरीज में। सही है, तो वो प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसमें आपको चैप्टर टू चैप्टर तमाम जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टेक्ट शो हो रहा है उसमें राब्ता जरूर कीजिएगा। सही। अच्छा, ये हमारे पास 2 सवाल ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, इस चैप्टर से एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो ऐसा बायोलॉजिकल मेथड आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड। अब हमें क्या बताना है, बायोलॉजिकल मेथड बताना है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, वो मेथड, वो तरीकेकार जिसकी मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। सही। अब वही बायोलॉजिकल मेथड पूछा गया है। आगे लिखा है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, कि हमने बायोलॉजिकल मेथड को तो बताना है, साथ साथ फ्लो चार्ट की मदद से बताना है। सही। अब वो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, आंसर को देखते हैं। सही है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे। सही है, तो बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखते हैं। सही है, आंसर की हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे बायोलॉजिकल मेथड्स की। सही है, आपने सबसे पहले हेडिंग लगाने की आदत डालिएगा। सही है, सबसे पहले आपने हेडिंग लगा दी बायोलॉजिकल मेथड की, क्योंकि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पूछा गया है कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। सो द बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक तरीकेकार है, यूज्ड बाय, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसके जरिए, बायोलॉजिस्ट के जरिए। सही है, बायोलॉजिस्ट के जरिए, यानी जो बायोलॉजी पढ़कर आए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सही है, बायोलॉजिस्ट कौन होता है, जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ा होता है, जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, समझ आती है,
वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। सही है, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, ये एक ऐसा मेथड है यानी तरीकेकार है जिसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, और ये इस्तेमाल करते हैं कौन भाई, बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट इस मेथड को क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ताकि वो क्या कर सकें, टू सॉल्व, ताकि वो हल निकाल सकें, किस चीज का हल निकाल सके स्टूडेंट, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिजीज या इन्फेक्शन। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस मसले का हल निकाला जाएगा। सही है, अच्छा आगे लिखा है एंड डिस्कवर फैक्ट। एंड डिस्कवर फैक्ट से क्या मुराद है, एंड डिस्कवर फैक्ट से मुराद है कि प्रॉब्लम का हल तो निकाला जाएगा, साथ ही साथ उसके पीछे का फैक्ट भी मालूम किया जाएगा कि इसके पीछे का रीजन क्या था। जैसे मिसाल के तौर पे सादा और अच्छी मिसाल जो आपकी किताब में भी लिखी है, मलेरिया। अब जब मलेरिया का कॉज हुआ तो मलेरिया क्या है, किस तरीके से हुआ, और उसका नाम भी मलेरिया कैसे रखा गया, ये तमाम चीजें किसने की, साइंटिस्ट ने की, बायोलॉजिस्ट ने की। तो उन्होंने पहले मलेरिया जब हुआ तो उनके सिम्टम्स देखे गए कि मलेरिया के पेशेंट को फीवर बहुत होता है, फटीक होता है यानी बहुत थकावट, दर्द होता है, वीकनेस होती है। सही है, प्रॉपर डाइट जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वॉमिटिंग होती है। तो ये तमाम सिम्टम्स उन्होंने ऑब्जर्व की। ठीक है, फिर उसके बारे में उन्होंने स्टडी की, फिर डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद उसको नाम दिया कि भाई इसका नाम मलेरिया है, क्योंकि ये कॉज होता है एक फीमेल मस्कीटो की वजह का। सही है, और उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की थी, उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था, 100 हेल्दी पेशेंट को लिया। सही है, यानी 100 हेल्दी पर्सन को लिया और 100 मलेरिया पेशेंट को लिया। सही है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब बायोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं स्टूडेंट, तो किसकी मदद से निकालते हैं, बायोलॉजिकल मेथड की मदद से। सही है, तो उस मेथड में होता क्या है कि वो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या देखते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया के लिए 100 हेल्दी पर्सन थे। सही है, और 100 क्या थे, 100 उन्होंने लिए मलेरिया पेशेंट। फिर उन्होंने देखा, जब टेस्ट किया तो टेस्ट में क्या मिला कि जो मलेरिया पेशेंट है उनके ब्लड सेल में क्या था, प्लाज्मोडियम था। सही है, और वो प्लाज्मोडियम इन हेल्दी पर्सन के ब्लड सेल में नहीं था। तो इसकी मदद से पता चला कि भाई इस प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। और ये प्लाज्मोडियम ब्लड में कैसे आ रहा है, फीमेल मस्कीटो की बाइट की वजह से आ रहा है। सही है, मच्छर की वजह से आ रहा है। तो इस तरीके से किसी प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, फिर उसका हल निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सही, अब हम इसको फ्लो चार्ट में किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में इसको इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, तो ना सिर्फ मसले का हल निकाला गया, बल्कि साथ ही साथ उसके पीछे का फैक्ट भी डिस्कवर हो गया ना, कि मलेरिया हो कैसे रहा है। सही है, तो फैक्ट भी डिस्कवर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो पहले वेरी फर्स्ट आप क्या लगाओगे, हेडिंग लगाओगे, ताकि आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल लगे। राइट, तो हम लगाएंगे सबसे पहले फ्लो चार्ट की हेडिंग। फ्लो चार्ट बना रहे हम। अच्छा, ये फ्लो चार्ट किस चीज का फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड्स का फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा किया जाएगा। जैसे मलेरिया पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया, इनके सिम्टम्स को देख के कि इनमें क्या क्या अलामतें जाहिर हो रही हैं। सही है, तो उसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से मुराद है स्टूडेंट कि बेसिकली देखा जाएगा गैस। हाइपोथेसिस को हम इंटेलिजेंट गैस भी कहते हैं। सही है, इसके नीचे हम लिख देते हैं गैस। सही है, यानी कि इंटेलिजेंट गैस, एक आइडिया लगाना, एक अंदाजा लगाना कि मे बी ये जो अलामत जाहिर हो रहे हैं, सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, कि मे बी इस रीजन की वजह से हो।
सही है। अंदेशा करना, जैसे कि हम ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि जैसे अगर कोई बंदा है, सही है, अब उसमें कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि वो उसकी सांस बहुत फूलती है, सही है, उसके पैरों में काफी सॉइलिंग है, ठीक है, उसका जो है ना वो कुछ तबीयत जो है वो उसकी सेट नहीं है, डिफरेंट सिम्टम्स आए होते हैं, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं, सही है, कि मे बी ये हार्ट पेशेंट है या इसके किडनी में इशू है। तो इस तरह पहले अंदाजा, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गैस हाइपोथेसिस। लेकिन सिर्फ हाइपोथेसिस पर काम नहीं होता। हाइपोथेसिस तो एक आइडिया होता है, एक अंदेशा होता है, अंदाजा होता है, एक गैस किया जाता है, सही है। लेकिन हाइपोथेसिस के बाद जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट, सही है। एक्सपेरिमेंट होगी स्टूडेंट, सही है, ये आर है, सही, क्या होगी, एक्सपेरिमेंट होगी। एक्सपेरिमेंट के बाद भी फॉरन रिजल्ट नहीं आता। एक्सपेरिमेंट के बाद उस एक्सपेरिमेंट का जो डेटा होता है ना, उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डेटा कलेक्शन होती है। ये हो गया डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद कंक्लूजन निकलता है, सही है, इसी के नीचे हम लिखेंगे। सही है, डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है स्टूडेंट, कंक्लूजन निकलता है कि भाई इसका रीजन क्या हो सकता है, सही, कंक्लूजन। देन कंक्लूजन के बाद पेश किया जाता है किसको स्टूडेंट, या तो थ्योरी को या फिर लॉ को, सही है स्टूडेंट। तो ये तरीकेकार होता है फ्लो चार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले किसी भी डिजीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है, यानी उसका पहले मुशाहिदा किया जाता है, सही। उसके बाद हाइपोथेसिस यानी अपना इंटेलिजेंट गैस दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कलेक्ट करते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। देन फिर कंक्लूजन देते हैं, और अगर वो कंक्लूजन ठीक हो जाए, उसके ऊपर थ्योरी ठीक हो जाए, तो फिर वो एक लॉ की तरफ चला जाता है। लॉ वो होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, थ्योरी को चेंज किया जा सकता है, लॉ एक फैक्ट होता है, लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता, सही। अच्छा, हाइपोथेसिस ना दो तरीके की होती है, एक डिडक्टिव और एक इनडिडक्टिव रीजनिंग, सही है। तो जब हाइपोथेसिस डिडक्टिव होती है तो हम अगेन ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, इनडिडक्टिव होती है तो फिर बढ़ा जाती है, यानी इसमें राइट और रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ गैस कर रहे हैं, वो गलत भी साबित हो सकता है। विदाउट टेस्टिंग, विदाउट कंप्लीट कंफर्मेशन कोई भी डिजीज या इवन कोई भी मेडिसिन आगे पास आउट नहीं की जा सकती, सही। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन होगी, हाइपोथेसिस होगी या थ्योरी होगी, फिर उसको आगे रीचेक किया जाएगा मल्टीपल टाइम, फिर एक्सपेरिमेंट, देन फिर डेटा कलेक्ट करके कंक्लूजन दिया जाएगा। जब वो कंप्लीटली प्रूफ हो जाएगा, साबित हो जाएगा, फिर उसको हम लॉ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे एक दूसरा सवाल है जो कि मोस्टली पूछा जाता है पेपर में, द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, कि लॉ और थ्योरी में क्या फर्क है, या आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। तो बेसिकली ये दो सवाल है, यानी दो डिफरेंसेस हैं, ये दोनों अच्छे से तैयार करना है, इन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस पेपर में आ सकता है, सही है। एक डिफरेंस लॉ और थ्योरी का है, एक डिफरेंस डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग का है, सही है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं लॉ और थ्योरी के डिफरेंस को, कि लॉ क्या होता है और थ्योरी क्या होती है, क्योंकि हमने यहाँ लॉ एंड थ्योरी लिखा है लास्ट में कंक्लूजन के बाद। तो लॉ में क्या फर्क है, थ्योरी में क्या फर्क है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें लॉ की, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखती हूँ यहाँ पे थ्योरी, सही, ये हमारी लॉ है, ये हमारी थ्योरी, सही। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉ में क्या होता है, लॉ डिस्क्राइब करता है, लॉ हमें क्या डिस्क्राइब करता है, लॉ डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपन इन नेचर, के हुआ क्या है असल में, सही है, यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जबकि थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, सही है। जैसे कोई डिजीज है, एक सेकेंड, वो डिजीज किस तरह हुई है, क्या रीजन है और क्यों हुई है, व्हाई और हाउ, या तो व्हाई क्यों और हाउ कैसे समथिंग हैपन, कुछ कैसे हुआ है, सही। तो ये कहलाता है थ्योरी, सही है। जबकि लॉ अपना फैक्ट, लॉ को हम क्या कहेंगे, फैक्ट कहेंगे,
जो बिल्कुल अमली तौर पे अब आ चुका है कि कुछ ना कुछ हुआ है, माना जाएगा उसको कंप्लीट किसमें, नेचर में, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लॉ मींस कि वो फैक्ट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि थ्योरी को बदला जा सकता है। सही। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा डिफरेंस है कि लॉ हमें क्या देता है, लॉ गिव रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप देता है लॉ? लॉ हमें क्या देता है स्टूडेंट, रिलेशनशिप देता है, और वो रिलेशनशिप किसकी होती है, पैटर्न्स की, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सही है, मुख्तलिफ चीजों के पैटर्न्स की, जो कि किसके बेस्ड पर होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सही है, ऑब्जर्वेशन की बेस्ड पर होती है। जबकि जो हमारे पास थ्योरी है ये हमें प्रोवाइड करती है डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है हमें। सही है, यहाँ तक समझ आ गया कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे पास लॉ एक फैक्ट है जिसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जाता। लॉ हमें ये बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है नेचर में और वो सबको फॉलो करना है। जबकि थ्योरी हमें बताती है उसके पीछे का रीजन कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। सही है, लॉ हमें सिर्फ एक पैटर्न, रिलेशनशिप ऑफ पैटर्न प्रोवाइड करता है ऑब्जर्वेशन की मदद से, ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर। जबकि हमें थ्योरी जो है ये कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन फराहम करती है, जो कोई भी चीज जो फैक्ट की तरफ जाने वाली है, सही, उस चीज के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारे पास स्टूडेंट लॉ होता है ये यूजुअली चेंज नहीं होता। जैसे अभी मैंने बार बार कहा कि ये लॉ जो होता है यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये चेंज नहीं होता। उसका रीजन ये है कि ये फैक्ट है। सही है, ये फैक्ट है कि जो डन हो चुका है वो हो चुका है, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट से, हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन से गुजर के हुआ है। सही है, तो ये फैक्ट है, ये हमारे पास यूजुअली डज नॉट चेंज, इसको बदला नहीं जाएगा। सही है, जबकि अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में क्या होता है, कैन बी इम्प्रूव, इसको बेहतर किया जा सकता है, कैन बी इम्प्रूव्ड। सही है, और साथ ही साथ और चेंज, या फिर इसको तब्दील भी किया जा सकता है, ना सिर्फ इम्प्रूव इसको बल्कि चेंज भी किया जा सकता है स्टूडेंट, तब्दील भी किया जा सकता है, इसको हम थ्योरी कहते हैं। सही है, तो थ्योरी और लॉ में हमेशा फर्क पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड थ्योरी एंड लॉ एंड थ्योरी। फैक्ट अगर लिखा जाए व्हिच मींस के लॉ की ही बात हो रही है। सही है, क्योंकि लॉ हमारे पास क्या है, फैक्ट है, यानी कि अगर जैसे ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो मलेरिया है वो किससे होता है, फीमेल मस्कीटो से होता है, यानी वो प्लाज्मोडियम की ही वजह कर होता है, जो मस्कीटो के, मच्छर के काटने से होता है। सही है, तो ये एक लॉ बन चुका है। सही है, इसको बदला नहीं जाएगा, चेंज नहीं करेंगे। सही है, हाँ अगर कोई इसी तरीके की बीमारी आती है, जैसे डेंगू वायरस आया, फिर मजीद अगर कोई वायरस आता है तो उसके ऊपर पहले ऑब्जर्वेशन की जाएगी, हाइपोथेसिस दिया जाएगा, रीजनिंग दी जाएगी, फिर उसके ऊपर थ्योरी दी जाएगी। तो मे बी कि वो थ्योरी बदली भी जा सकती है, बेहतरी भी लाई जा सकती है, मजीद उसमें डेटा भी ऐड किया जा सकता है, या उसको कम्प्लीटली चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन जो चीज एक बार डन हो चुकी है, लॉ तक पहुंच गई है, अब वो फैक्ट बन चुकी है, उसको बदला नहीं जाएगा। सही है, तो यही हमारे पास होता है लॉ और थ्योरी के दरमियान फर्क। ठीक है, अच्छा, लॉ और थ्योरी ये दोनों ही बायोलॉजिकल मेथड्स कहलाते हैं। लॉ बिल्कुल हमारे पास लास्ट स्टेज है जो कंक्लूजन के बाद आता है। थ्योरी बायोलॉजिकल मेथड के दरमियान वाला हिस्सा है जिसको बेहतर भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। ये दोनों है क्या, बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड खुद क्या है, बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल मसाइल का, प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, और उसके ऊपर ना सिर्फ हल निकालते हैं बल्कि उसके पीछे का जितना भी फैक्ट है उसको भी डिस्कवर करते हैं, यानी तमाम रीजन को, तमाम वजूहात को भी डिस्कवर करते हैं। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मसाइल के ऊपर मुशाहिदा किया जाएगा, उसको सही से समझा जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस यानी अपना इंटेलिजेंट गैस रखा जाएगा, अपना अंदाजा रखा जाएगा, या तो वो सही भी हो सकता है या तो वो
वो गलत भी हो सकता है। सही होगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाएगी, अमली तौर पे चीजें फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो गलत होगा तो फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन होगी और फिर हाइपोथेसिस यानी इंटेलिजेंट गैस दिया जाएगा। सही है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक दफा नहीं होती, एक्सपेरिमेंट मल्टीपल्स टाइम होती है। जब तक वो सही रिजल्ट ना दे दे एक्सपेरिमेंट होता रहता है। एक्सपेरिमेंट के बाद डेटा अगेन कलेक्ट होता है, देन कंक्लूजन आता है यानी रिजल्ट। अच्छा, कंक्लूजन को यहाँ पर हम रिजल्ट भी कहेंगे। सही है, कोई अलग चीज नहीं है। कंक्लूजन कह लो या रिजल्ट कह लो, ठीक है। कंक्लूजन या रिजल्ट, उसके बाद थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में फर्क अच्छे से हमने समझ लिया। सही है। तो ये सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग और इनडिडक्टिव रीजनिंग को। सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग को। ये डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, ये हमें क्या चीजें एक्सप्लेन करता है, क्या समझाता है। सही है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इस तरीके से होगा कि जो हमारे पास डिडक्टिव है, डिडक्टिव कंप्लीट लिखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। सही। और दूसरा हमारे पास क्या है, इनडिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों रीजनिंग है जो कि दी जाएगी। अब इनमें फर्क क्या है, चलो डिडक्टिव की बात करें स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे डिडक्टिव स्टार्ट्स फ्रॉम, ये शुरू होगा कहां से, डिडक्टिव स्टार्ट फ्रॉम रूल टू स्पेसिफिक, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ। सही है, जर्नल टू स्पेसिफिक तरफ। जबकि इनडिडक्टिव स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक से लेके जर्नल की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि रूल। सही है, जर्नल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, दूसरी है हमारे पास है कंक्लूजन इज 100%। कंक्लूजन इज 100% सर्टेन, यकीनी। सही है। 100% क्या होता है, सर्टेन होता है, यानी यकीनी होता है, जिस पर यकीन किया जाएगा, जिसको आगे फॉलो किया जाएगा, इट जो कि क्या करेगा, ट्रू होगा हमारे लिए। सही है। जबकि इनडिडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन जो होगा नॉट ऑलवेज सर्टेन, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन हमेशा सर्टेन होगा, नॉट कंक्लूजन नॉट ऑलवेज, हमेशा सर्टेन नहीं होगा, हमेशा यकीनी नहीं होगा, इसको मजीद चेक भी किया जाएगा, यानी कि इनडिडक्टिव में। ठीक है। लास्ट में बेस्ड ऑन लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग किस चीज की बेस्ड के ऊपर होता है, बेस्ड ऑन लॉजिक के ऊपर होता है स्टूडेंट। सही है। जबकि इनडिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। राइट। तो ये फर्क होता है डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग का। इसको थोड़ा समझते हैं किस तरीके से। देखिए, जब हाइपोथेसिस पेश की जाती है, यानी जब अपना गेस लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, इंटेलिजेंट गैस किया जाता है, तो उसी टाइम पे या तो वो इंटेलिजेंट गैस रीजनिंग की तरफ जाती है या तो इन रीजनिंग की तरफ, यानी कि या तो डिडक्टिव या तो इनडिडक्टिव की तरफ। अब ये डिडक्टिव और इनडिडक्टिव क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग ये है कि जो रूल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। रूल से मुराद यहाँ पे जनरल, जो कि आम सी बात हो, जनरल बात हो, फिर वो इम्पोर्टेंट बात की तरफ जाए। सही है। कि जैसे कि आप ये कह लो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, ह्यूमन बीइंग भी सेल से बने हैं, तो ये नॉर्मल बात से लेके एक स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक स्पेसिफिक किंगडम को जाहिर किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनडिडक्टिव रीजनिंग की, तो ये स्पेसिफिक से लेके जनरल की तरफ जाता है। सही। यानी कि एक स्पेसिफिक बात से शुरू होकर, जैसे हमने सेल के ऊपर बात की, तो फिर वो जनरल की तरफ जाएगा।
सही, मूव करेगा। देन कंक्लूजन 100% सर्टन होती है। डिडक्टिव में कंक्लूजन जो रिजल्ट आता है, जो नतीजा आता है, वो हमेशा यकीनी आता है, 100% यकीनी, जबकि इन डिडक्टिव में ऑलवेज सर्टन नहीं होता, समटाइम प्रोबेबली वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसमें अनसर्टेनिटी का यानी गैर यकीनी के खदशात भी होते हैं कि मे बी कि जो रीजनिंग बताई गई है वो आगे जाके चेंज हो जाए, सही। अच्छा, इसके साथ ही डिडक्टिव रीजनिंग ये लॉजिक के ऊपर बेस करती है, जबकि इनडिडक्टिव बेस करती है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो हम कभी भी 100% ऑब्जर्वेशन पे यकीन नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन अच्छी चीज है, क्योंकि कोई भी डिजीज, कोई भी मसला, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बिना ऑब्जर्वेशन के तो शुरू नहीं किया जाएगा, सही है। उसमें पहले मुशाहिदा किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसके सिम्टम्स को, कॉजेस को ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर आगे उसके ऊपर हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात होगी, राइट। लेकिन अगर हम बात करें डिडक्टिव रीजनिंग की, तो यहाँ पर बात होती है लॉजिक्स के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर हाइपोथेसिस दे देना, दैट इज नॉट करेक्ट। हम यहाँ पे लॉजिक भी लगाएंगे कि इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे कि मलेरिया के पीछे सिर्फ डायरेक्ट मस्कीटो को नहीं पकड़ा गया, पहले प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया गया, प्लाज्मोडियम को पकड़ा गया कि प्लाज्मोडियम 100 हेल्दी पर्सन के सेल में तो नहीं पाया जा रहा, ब्लड सेल में, जबकि जो पेशेंट हैं जिनके हम सिम्टम्स को देख रहे हैं, उन पेशेंट के ब्लड सेल में हमें प्लाज्मोडियम मिला है, विच मीन्स प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया कॉज हो रहा है। अब ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा, तो फिर पता चला कि भाई ये मलेरिया जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है, ये मस्कीटो से आ रहा है, सही है, मच्छर से आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाई गई है। तो डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा बेस्ड करेगी किसके ऊपर, लॉजिक के ऊपर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इंडिडक्टिव रीजनिंग चूंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है, इसलिए इसके हम कंक्लूजन को ऑलवेज सर्टन नहीं कहते, सही। यहाँ पे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी चीजें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी होती है, यानी यकीन ज्यादा होता है, क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर काम करती है। और इसके साथ ही ये हमेशा शुरू होती है जर्नल बात से लेके स्पेसिफिक बात पर, और ये स्पेसिफिक से शुरू होके जर्नल पे खत्म होती है, सही है। तो ये इनमें फर्क है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव रीजनिंग, एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, राइट। साथ में ही ये तमाम चीजें, लॉ, थ्योरी, डिडक्टिव रीजनिंग, इनडिडक्टिव रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन, डेटा कलेक्शन या फिर लॉ, ये तमाम चीजें कहलाती हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड वो तरीकेकार जिसकी मदद से बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ना सिर्फ सॉल्व करते हैं, उसके फैक्ट को भी डिस्कवर करते हैं कि ये मसला हुआ क्यों है, रीजन क्या है, सही है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। तो ये 2 सवाल, बल्कि 3 सवाल, एक हमारे पास शॉर्ट का ये और 2 डिफरेंसेस, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि इस चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ने से बेहतर है कि आप जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको जरूर प्रिपेयर करें। अच्छा, ये चैप्टर चूंकि इतना ज्यादा लेंदी नहीं था, लॉन्ग नहीं था, तो इससे लॉन्ग सवाल बनने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतना लॉन्ग टॉपिक है नहीं। ज्यादातर इससे डेफिनेशन, इस तरीके का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर डिफरेंसेस पूछा जाता है। इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी जरूर कीजिएगा, लेकिन इस चैप्टर से एज सच कोई लॉन्ग सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। इन सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आंसर अपने पास जरूर उतारिएगा। अगर आपके जहन में कोई मजीद सवाल हो तो कमेंट में भी जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के, किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।